हम मौजूद आज कोसली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ उपस्थित हैं राकेश लांबा, एडवोकेट हैं। बातचीत होगी कुलदीप वत्स जो बादली से विधायक है कांग्रेस के। पूरे हरियाणा में आग की तरह बात चल रही है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से वो एमएलए बन गए, जो सरकार को, कोर्ट को गुमराह किया। चुनाव आयोग को भी उन्होंने गुमराह किया। धनखड़ साहब ने बड़ी मेहनत की बीजेपी के साथ, पहले कृषि मंत्री रहे, अब की बार प्रदेश अध्यक्ष। एकदम ऐसा क्या होता है कि तुरंत उनको एक्शन के साथ ऊपर भेज दिया जाता है और उसके बाद सीधा अब घर। उन्होंने मेहनत नहीं की या बीजेपी की आशाओं पे खरे नहीं उतरे, या वास्तव में बादली और दादरी दोनों जगह से हारने वाले थे। पता नहीं क्यों बादली हल्का उनसे नहीं जुड़ पाया, क्यों पार्टी उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाई। बाकी उनको अध्यक्ष हटा के हर जगह ही जो है ना पार्टी को बहुत भारी नुकसान होगा। चुनाव का माहौल है और आपने भी पीछे 2-3 इंटरव्यू के उन्होंने कहा था चुनाव लड़ने का हम भी इच्छुक है जरूर। हम तो हमेशा तैयारी रहते हैं पब्लिक में। बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर अन्य धनखड़ साहब किनारे हो चुके हैं। कुलदीप वत्स दोबारा से आने वाले नहीं, उनको टिकट शायद मिलने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं नया कोई चेहरा दोनों पार्टी से आने वाला है। और हम चाहे नए चेहरे नहीं है क्या, हमको विदेश से थोड़ी आ रहे हैं। सारे किसानों के बच्चे जब देश में जो है ना हल चला सकते हैं, ट्रैक्टर चला सकते हैं, राज तो इनसे इतना बढ़िया चला सकते हैं कि अंदाजा नहीं लगा सकते। कैंडिडेट 5-5 और सब 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर चुके, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। उसके बाद एक को टिकट दे दी जाती है, 4 तो भागने स्वाभाविक है। पिछले चुनाव की जो बात बताऊं, पिछले चुनाव में बीजेपी के किसान जो कैंडिडेट थे उनके साथ इतना भारी षड्यंत्र रचा गया, चाहे उसमें नारनौंद हो चाहे बादली हो, कि वो खुद ही नहीं समझ पाए कि उनको हराने वाले कौन हैं। धनखड़ को हराने वाले कांग्रेसी थोड़ी हैं। धनखड़ को हराने वाले कौन, मैं बताऊं वही षड्यंत्रकारी हैं जिन्होंने दीपेंद्र को हराया, उन्होंने धनखड़ को हराया। कुछ आदमी हैं जो पिछली सरकारों में मलाई खा रहे थे, अब भी खा रहे हैं, वो है असली षड्यंत्रकारी। तो नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। हम मौजूद आज कोसली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ उपस्थित हैं राकेश लांबा, एडवोकेट हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। रिवाड़ी बैठते हैं, कोसली बैठते हैं। इनके साथ कई विषयों पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत होगी कुलदीप वत्स जो बादली से विधायक है कांग्रेस के। तो बादली की हम बातचीत आती है तो उसके ऊपर कई जगह से शिकायतें दर्ज हैं। तो एडवोकेट साहब से पूछेंगे, नकली सर्टिफिकेट, नकली सनद को लेके उनके ऊपर शिकायत दर्ज की गई थी और वो शायद ऊपर कोर्ट तक जा चुकी है वो शिकायत। वो उनके वकील हैं हमारे साथ राकेश लांबा जी, उनसे बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ ओम प्रकाश धनखड़ की भी बातचीत करेंगे क्योंकि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र बादली से आते हैं। और इसके साथ साथ कोसली के पुल के बारे में बातचीत करेंगे। हुड्डा सरकार में ये पुल बना था और जुम्मा 2-3 साल में ही पुल गिरा दिया जाता है। तो इसकी कमी किसकी रही है और अब पुल का हाल बेहाल है। जनता 5 साल बनने में लग गए, अब फिर दोबारा से पुल की बनाई होती है तो 3 से 5 साल फिर दोबारा से वही सारी दुकानें अवरुद्ध, सब दुकानों का हाल बेहाल और साथ साथ भूखे मरने की नौबत, क्योंकि पुल का काम होगा तो वहाँ से आना जाना राहगीरों का बंद हो जाता है। राकेश लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। आपके चैनल के सभी जो श्रोता हैं उनको बहुत बहुत पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। सबसे पहले कुलदीप वत्स के बारे में जानेंगे जी। पूरे हरियाणा में आग की तरह बात चल रही है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से वो एमएलए बन गए, जो सरकार को, कोर्ट को गुमराह किया। चुनाव आयोग को भी उन्होंने गुमराह किया है। कुलदीप वत्स, मैं कानूनी बात बताऊं, कानूनी जो बात बताऊंगा, कुलदीप वत्स ने कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं किया गया। क्योंकि आज मैं कोर्ट के चैम्बर में बैठा हूँ तो लीगली हमारे क्षेत्र के दोनों ही सम्मानित आदमी हैं, नरेश शर्मा भी, कुलदीप वत्स भी। और मैं नहीं चाहता, मैं जो है ना ये बात भी मतलब पता नहीं किस आवेश में जो है नरेश जी ने ऐसी पेटिशन डाली। क्योंकि अगर कुलदीप वत्स उस समय ऑफेंस बनता था जिस समय वो अगर ये कहता कि मैं डॉक्टरी की कोई डिग्री लगाता या डॉक्टरी का कार्य करता, पर वो डॉक्टरी का कार्य नहीं किया, उसने जनप्रतिनिधि का कार्य किया। और जनप्रतिनिधि के कार्य में जहाँ 10+1 की बात है, 10+2 की बात है, इससे क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन सेट होती ना, अगर क्वालिफिकेशन सेट होती कि भाई +2 ज़रूरी है और वो +2 की फॉल्स सर्टिफिकेट लगाता तो कुलदीप वत्स गलत कार्य करता। इस समय जो है ना कुलदीप वत्स ने कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं किया। क्योंकि और उसने जो चुनाव आयोग के जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, इसको एज पर माई बेस्ट लीगल नॉलेज, वैसे नहीं कह रहा मैं, एज पर माई बेस्ट लीगल नॉलेज उसके ऊपर कोई भी एक्शन किसी भी तरीके से न चुनाव आयोग
ले सकता है, न कोई जो है ना कि कोई कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है, क्योंकि उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं किए हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए नहीं गए हैं। ये मेरी लीगल ओपिनियन है। हालांकि राजनीतिक विचारधारा की तो अलग बात रहती है, बाकी ये मेरी लीगल ओपिनियन है कि इस समय जो कुलदीप वत्स का जो मुद्दा चल रहा है बिल्कुल बेबुनियादी है। और ऐसे जो है ना सामाजिक आदमियों ने मुद्दे क्या उठाने चाहिए थे? मुद्दे ये उठाने चाहिए थे कि बादली हलके का विकास नहीं हो रहा, बादली हलके की सड़कें नहीं बन रही। मैं आपके माध्यम से और बात बताना चाहता हूँ, बादली हलके में हर छोटी सी बात के लिए बताओ बड़ी गुड़िया खाप ने सड़क बनाने के लिए धरना देना पड़ा। ये मुद्दे उठने चाहिए। ये मुद्दे बड़े दुर्भाग्य की बात है, ना तो हमारे एमएलए ठाते ना अपोजिशन वाले ठाते। मुद्दे वे उठा रहे हैं जिससे कोई भावनात्मक मुद्दे। इसमें क्या है कि मैं इस बात को लीगली जो है ना बिल्कुल बड़ी बेकाबू उससे अपनी जो है ना लीगल ओपिनियन से और बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि उसके खिलाफ कोई एक्शन, लीगली एक्शन कुलदीप वत्स के खिलाफ कोई नहीं बनता, क्योंकि उसने कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं किया है। उसने जो सनदेही भी है +2 की 1 की बताने, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन नहीं थी। अगर वो क्वालिफिकेशन ही होती ना भी कंपलसरी है मैट्रिक देना +2 देना, तो एमएलए के इलेक्शन के लिए ऐसे वो नहीं थी। और डॉक्टरी का वो जो है ना एज ए प्रोफेशनल डॉक्टरी नहीं कर रहे। और जहाँ तक वो है कि पहले वो लीगल जो थे उसके जो थे मेडिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे वो करा भी करते, तो उसके लिए कोई वो ये फ्रॉड नहीं माना जाता। लेकिन यूपी के अंदर एक दो बड़े बड़े मामले निकल के आए, उनकी सज़ा भी हो चुकी है और बहुत बड़े बड़े घरानों के लोग थे। उन्होंने आज से 10 साल पहले 15 साल पहले लगाते गए तो उनमें सज़ा हुई है हाई कोर्ट के थ्रू, और बाकायदे योगी जी ने सख्त एक्शन लिया उन पे। तो ऐसा तो बनने वाला नहीं है कुलदीप वत्स के साथ। देखो मेरी बात सुनो, उसने ये नहीं, उसमें देखो फर्क है। जितेंद्र तोमर वाले मामले में जितेंद्र तोमर ने अपने आप को एडवोकेट लिखा, और जबकि वो लॉ ग्रेजुएट ही नहीं था और लॉ की डिग्री लगाई। आप ये देखो कि लॉ ग्रेजुएट नहीं था, लॉ की डिग्री लगाई और एडवोकेट बताया। कुलदीप वत्स ने अपने आप को डॉक्टर नहीं बताया है। उसने तो प्लस मैट्रिक की +2 की वो कह रहे कि जैसे फार्म भरे गए उस समय जो भी फार्म भरने वाला कोई साथी था तो टाइप मिस्टेक या उसको वो कह सकते। बाकी इस मामले में ये नहीं कह सकते कि उसने फ्रॉड किया, कोई फ्रॉड नहीं माना जाएगा तो इसमें। फिर कोई ऐसा ऑफेंस या कोई धारा बनती ही नहीं है। एज पर माई लीगल ओपिनियन मैं बड़े उसको कह सकता, कोई भी धारा उनके ऊपर नहीं बनती किसी भी तरीके से। उनके केस को आप देख रहे हैं बारीक? नहीं, मैं केस को नहीं देख रहा, ना मेरी कोई विचारधारा राजनीतिक मिलती है। मैं सिर्फ इसको कानूनी रूप से आपको बता रहा हूँ कि इस धारे में कोई भी मुकदमा बनता नहीं उनके खिलाफ। तो हमारे साथ राकेश लांबा खास बातचीत तो बने हुए हैं। कुलदीप वत्स के ऊपर कोई ऑफेंस और कोई धारा बनती ही नहीं है, क्योंकि कभी इन्होंने डॉक्टर कहा ही नहीं, कभी इन्होंने एडवोकेट कहा ही नहीं है। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो +1 +2 या 10वीं, तो ये क्वालिफिकेशन नॉर्मल ये चलती ही है, उन्होंने जमा करवा दिया था। इसके अलावा कभी उन्होंने कोई डिग्री नहीं लगाई। अगर डिग्री लगाते या कहते तो उन पर एक्शन लिया जा सकता था। अब उन पर कोई ऐसी कोई धारा कोई एक्शन नहीं बनती, चाहे किसी कोर्ट में आप चले जाइए, कहीं ना कहीं कोई लीगली एक्शन नहीं बनता। दूसरे हम जो है ना राजनीतिक रूप से तो हमने पिछले 27 दिसंबर को आपने देखा था कि सारी खापों के प्रोग्राम किए थे हमने बादली हल्के में। और इस बार 27 दिसंबर को युवा जाट सम्मेलन करेंगे, क्योंकि इस बात का भी हमें बड़ा दुख है कि जो हमारे जो साथी हैं, युवा साथी हैं, जो वो हमेशा जो आदमी देश की रक्षा कर सकता है, जो बच्चा खेलों में ज़्यादा पदक ले सकता है, तो वो राजनीति में खाली दरी बिछाने के लिए थोड़ी हैं। वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी अपना ठोक के कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है ना दिसंबर में जाट युवा सम्मेलन करेंगे, बादली हल्के में ही करेंगे। जी। अब आते हैं ओम प्रकाश धनखड़ की बातचीत करें। धनखड़ साहब ने बड़ी मेहनत की बीजेपी के साथ, पहले कृषि मंत्री रहे, अब की बार प्रदेश अध्यक्ष। एकदम ऐसा क्या होता है कि तुरंत उनको एक्शन के साथ ऊपर भेज दिया जाता है और उसके बाद सीधा आप घर ऊपर का सीधा सा मतलब है, अगर आप ऊपर जाएंगे और इस उम्र में तो सीधा घर का रास्ता है। तो कितना सही कितना गलत मानते हो? क्या वास्तव में ही उन्होंने मेहनत नहीं की, या बीजेपी की आशाओं पे खरे नहीं उतरे, या वास्तव में वो बादली और दादरी दोनों जगह से हारने वाले थे? बीजेपी कहती है कि नीचे से हमने सर्वे भी करवाया,
धनखड़ साहब की हमारी पार्टी को ग्रोथ नहीं किया, उनकी तरह वो पार्टी के नीचे नीचे लगे रहे और उनकी कंडीशन बादली में चरखे दादरी में डाउन थी। अपने अपने चहेतों को उन्होंने पद दे रखे थे, पार्टी के लिए काम नहीं करते थे। तो इतनी साल तक पन्ना प्रमुख भी उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया, हर घर तक पहुँचे वो। तो इस समय ये सिला देना कहीं कि ये वोट बैंक कहीं जातिगत के आधार के ऊपर सैनी साहब को लिया है, ओबीसी और नीचे जो दलित वर्ग है उस पर कहीं न कहीं अब की बार वो ही बात तो नहीं आएगी दोबारा से जो पहले आई थी। सैनी साहब ने की थी खुली बगावत, उसके बाद कहने की 36 बनाम एक बिरादरी हो चुकी थी। तो अब की बार भी वही चीज़ देखने को मिलेगी जनता के बीच 36 बनाम 1। तो ये बीजेपी का आपको क्या लगता है? आदरणीय धनखड़ साहब की जो बात है, तो ये आदमी जो है ये दिल से काम करने वाला आदमी है। और बीजेपी की क्या वो रही, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कोई आदमी जो है ना कि उसको, बाकी धनखड़ साहब को बीजेपी को हटाना जो है ये सबसे बड़ी, शायद मैं तो कहता हूँ गलत डिसीजन है। हालांकि सैनिक ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, बाकी जातिगत कोई बात नहीं और सब जातियाँ हर प्रदेश में एक हैं। हाँ, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आदमी नहीं चाहते कि किसानों के परिवार भी ज़्यादा प्रतिनिधित्व करें। धनखड़ साहब ने मेहनत बहुत करी, पर मेहनत के अकॉर्डिंग पता नहीं क्यों बादली हल्का है उनसे नहीं जुड़ पाया, क्यों पार्टी उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाई। बाकी वो आत्मा से काम करने वाले आदमी हैं और उनको अध्यक्ष हटा के रोहतक लोकसभा में भी और हर जगह ही जो है ना पार्टी को बहुत भारी नुकसान होगा। क्या ये वही दिवाली है जिसको हम पहले जीते थे? एक खुशी का माहौल हमारे मन में और घर में। पूरे देश का जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा वो 4.4 है। हरियाणा सरकार से इसका डेटा पूछा, 8.8% जो ना बेरोजगारी का डेटा हरियाणा सरकार से, यानी देश में बेरोजगारी का जो डेटा है उससे डबल आज मेरा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी से, मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा जूझ रहा है। उसकी वजह से नशे की तरफ, अपराध की तरफ उनको कोई अपना रास्ता नजर नहीं आ रहा युवाओं को। अगर आपको वाकई में इस बात का दर्द और महसूस है कि आपके बच्चों का भविष्य आज खतरे में है, तो आइए मेरा साथ दीजिए, मेरी लड़ाई आपके बच्चों की। 19 नवंबर को एकलव्य स्टेडियम सफीदो रोड पर हो रही इस रैली में जो आपकी लड़ाई है, आपका साथ मांगता हूं, आपका इंतजार करूंगा। क्योंकि पार्टी तो कह रही है कि सैनी साहब के आने से 20 सीटों पे सीधा सीधा सैनी वोट, हम पंचकुला से ले ले, चंडीगढ़ से लेके नारनौल और दादरी, काफ़ी संख्या है सैनी समाज की। जैसे महेंद्रगढ़ लगा लीजिए, दादरी लगा लीजिए, नारनौल में लगा लीजिए, करना उधर पंचकुला लगा लीजिए, काफ़ी अच्छी खासी संख्या। 20 सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव, यानी कि हार या जीत डिसाइड कर सकते हैं सैनी समाज के लोग। ये 20 सीटें ऐसी हैं, तो शायद ऐसे नहीं सोचा जाट तो वोट देने से रहे। मैं मेरी मन से बता रहा हूँ, लोगों की जो भावना निकल के आती है। इससे सैनी साहब को ले लीजिए, 20 सीटों पर सीधा सीधा सैनी समाज के इफेक्ट डालेंगे, हम जीत सकते हैं और दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। आगे धनखड़ साहब को थोड़ा सा साइड कर दीजिए। नहीं, जो सैनी जो समाज है वो समाज का सबसे, खाली आप एक आदमी पर सैनी ना लगाओ। सैनी समाज बहुत अच्छा समाज है जो मेहनत करता है और हमेशा जाटों के साथ मिल के रहा है। अगर आप एक बात बताओ, कोई समाज का डिसीजन सैनी और यशपाल मलिक थोड़ी करेंगे, समाज का डिसीजन तो हम लोग करेंगे जो आपस में बैठ के रहते हैं। एक बात का मुझे भी दुख है, मुझे दुख इस बात का है कि कोई आदमी किसी कास्ट को जानबूझकर इग्नोर करे या जानबूझकर जो है ना उस कास्ट को पीछे धकेलना काम करे, तो ये गलत बात है। जब भी हरियाणा में खेलों की बात होती है, मुझे गर्व है कि मैं जिस जाति का हूँ सबसे ज़्यादा बच्चे उस जाति के खेल में मेडल लेते हैं। मुझे इस बात का भी गर्व है कि सबसे ज़्यादा सेना में और सबसे ज़्यादा खेलों में जब हमारे गांव, हमारे जाति के बच्चे जो है ना मेडल लेते हैं, तो उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उतना ही मिलना चाहिए। और इसीलिए मैं जाट युवा सम्मेलन कर रहा हूँ, ताकि जागृत होकर हम अपने हकों की बात तो करना जायज़ है, पर जाति पाति की नहीं। मैं चाहता हूँ कि जाट सबको साथ लेके चलें। आप क्या सोचते हो, ये जो षड्यंत्र है ये अकेले धनखड़ के साथ थोड़ी, दीपेंद्र और धनखड़ को हराने वाले सेम षड्यंत्रकारी हैं। आप ये नोट कर ले बात। उन्हीं व्यक्तियों ने धनखड़ को हराया है जो षड्यंत्र रच रहे थे, और उन्हीं व्यक्तियों ने दीपेंद्र हुड्डा को हराया। नहीं तो दीपेंद्र हुड्डा, देखो आज दीपेंद्र हुड्डा जीतता तो कांग्रेस का अध्यक्ष होता, उसका पूरे प्रदेश को फायदा होता। अपोजिशन में होता तो ऐसी बात नहीं। डेमोक्रेसी का तो मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, और वो उसमें बहुत बड़ी उसके ऊपर होता, पोस्ट के ऊपर होता और बहुत हरियाणा के मुद्दे उठाता और हरियाणा के
कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे राजनीति में आगे डेवलप होते। और धनखड़ जीतता तो बहुत भारा मंत्री होता, और मंत्री होता तो ना भी किसी के पर्सनल काम करता, मत करो किसी से पर्सनल काम, तो भी इलाके के जरूर ग्रांट देता। पिछली बार भी जैसे उसने काम तो करे, तो उसका बहुत उसको फायदा होता। लेकिन कहीं ना कहीं अपनों को कहीं ना कहीं अपने नज़दीक ले लाने में सक्षम नहीं है वो, क्योंकि उनकी बगावत अक्सर उनके गांव में भी देखी गई है। उनके नज़दीक लगते सभी गांव उनके खिलाफ देखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बगावत तो रही है। अब हम बातचीत करेंगे कोसली के मुद्दे की। कोसली में है कोसली पुल की बात और बता दें, पुल के व्यापारी और उनका प्रतिनिधित्व मंडल मेरे पास 10 दिन पहले आया था, और मैंने उनको बताया भी था कि उसको जो है ना किस तरीके से उसकी कानूनी प्रक्रिया की जा सके। उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो सरपंचों का था वो मैंने अपने तौर पर भी फ़ोन करके उनको कहा है कि भाई ज़्यादा प्रस्ताव पास करो। और जो कोसली के पुल की समस्या है, ये व्यापारियों की समस्या नहीं, ये प्रत्येक जो सराउंडिंग में जो भी आदमी है उनकी सबकी समस्या है। और जब लोग ही नहीं चाहते यहाँ पुल बने, अंडरपास बने। हालांकि एक बात और मैं आपको बताऊं, यहाँ का जो विधायक है वो लड़ना भी जानता है और अपने काम कराना भी जानता है। तो अब वो उसकी राजस्थान 4 साल नहीं करवा पाए। राजस्थान में ड्यूटी जहाँ उसकी चली उसने काम कराए, पर ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा हो। जो सरकार के साथ लड़ा है, रीजनल सेंटर का मामला अब भी 25 करोड़ रुपए दिलाए हैं, सड़कों के मामले में भी। और इसमें भी जो कॉलेज बनाने में असमर्थ रहा आज तक, एक स्कूल की 4 दीवारी तक कुछ नहीं कर पाता। नहीं, ये बात तो जो है ना कि कई बार क्या होता है कि सरकार में कई आदमियों की अपने एफर्ट्स जो ना करे वो गलत बात है। बाकी अपने एफर्ट्स करे, उसकी ना चले, ये अलग, वो दैट इज़ द सेपरेट इशू। और बाकी इस तरीके की जो है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट होगा। और पुल के बारे में भी हम जल्दी ही ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट भी डालेंगे और इनका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि पुल की समस्या व्यापारी की नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की है। क्योंकि स्कूल में बच्चे भी जाते हैं, इसके अलावा जो है ना वहाँ कोई हॉस्पिटल भी हैं, लोग उनमें भी जाते हैं, तो सारी बातें हैं। सरकार की मंशा अगर हो तो पुल कल से ही अंडरग्राउंड शुरू हो सकता है। दिल्ली जैसे शहर में हज़ारों अंडरग्राउंड पुल हैं, जहाँ से बहुत भारी भारी वाहन निकलते हैं, रोज़ हज़ारों वाहन निकल रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता अगर सरकार की मंशा हो? असल में बात यह है कि जो सरकार के जिनके पास पावर होती हैं उनको कई दिन तो अफसर यही पता नहीं होने देते कि प्रोसेस क्या है, और जब तक प्रोसेस का पता लगता है जब तक सरकार चली जाती है। तो ये भी सरकार राजनेताओं के साथ बड़ा जो है ना कि राजनेता, इसीलिए कहते हैं कि राजनेता की प्रशासन पर पकड़ बहुत होनी ज़रूरी है। और ये जो इस सरकार में रहा कई बार कि मुख्यमंत्री जी बड़े ईमानदार रहे, परंतु प्रशासन के ऊपर बिल्कुल भी पकड़ ना रही, ये बहुत बड़ी बात रही। लेकिन चलते चलते एक बात मुझे और बता दीजिए। चलो, चुनाव का माहौल है और आपने भी पीछे 2-3 इंटरव्यू किए, उनमें कहा था चुनाव लड़ने का हम भी इच्छुक है ज़रूर, तो कौन सी पार्टी चाहिए? मैंने ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं, बाकी जो है ना मैं जनता को एक जैसे एक वकील अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, बादल के हर मुद्दे को उठाता हूँ। चुनाव की बात मैंने पहले बताई कि अगर कोई भी साथी, मैं चाहता हूं कि किसानों के बच्चे ज़्यादा से, अब राजस्थान में चुनाव है तो मैं दिवाली के बाद जो है हम जा रहे हैं और जहां भी किसानों के साथ लड़ रहे हैं बच्चे, हम उनको सारी सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह से अलग अलग कैंडिडेट को, सभी पार्टी सब जिसमें जो अच्छा कैंडिडेट है। जैसे तिजारा से महत जी हैं, बढ़िया आदमी हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। अलग अलग जगह से अलग अलग उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे, जो अच्छे आदमी हैं उनकी हमेशा हर जगह सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये ज़रूर, मेरी इच्छा है कि किसानों के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा राज में हों। इसके 2 कारण, अगर वो राज में होंगे तो किसान के हक में पॉलिसी बनाएंगे, किसान के हक में पॉलिसी बनाएंगे तो किसान मजबूत होगा तो प्रदेश खुशहाल होगा। ये बात नोट कर लो। जब किसान के पास पैसे होते हैं 2 महीने किसान के पास पैसे होते हैं तो व्यापारी कहता है जी हमारा भी सीजन आ गया, क्यों? किसान के पास पैसे हैं। तो प्रदेश की जब तक आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधर सकती, जब तक प्रदेश के पास पैसे किसान के पास नहीं होंगे, और किसान जब तक मजबूत नहीं होगा जब तक प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। तो ये मेरी ज़रूर इच्छा है कि किसान का, और इस बारे में हम मीटिंग करेंगे दिसंबर में, जाट युवा सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें सबको बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। और फिर अगर लोग ये कहेंगे आगे भाई या तो कोई और किसी अच्छे की तैयारी कराएंगे, और नहीं तो हम तो हमेशा तैयारी रहते हैं पब्लिक में। बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी? देखो वो मैंने एक समय बताएगा। मैं बताता हूँ कि हम उस सम्मेलन के अंदर ये डिसाइड करेंगे कि जो है किस तरीके से कौन सी पार्टी की टिकट ली जाए, या आज़ाद लड़ा जाए, या किसी की अच्छे आदमी की सपोर्ट की जाए।
तो वो बात तो अभी उसमें है। हमारे वादली विधानसभा में 100 ऐसे साथी हैं, 100, और हलकों में तो शायद 20-20 होंगे। हमारे हलके में 100 ऐसे अच्छे साथी हैं जो हलके का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अब इनका तो चैप्टर 2 का तो लगभग क्लोज सा ही होगा, तो इनका तो मुझे लगता नहीं कि कोई किसी भी तरीके से लोग इनके ऊपर भरोसा करके, कोई रिपीटेशन थोड़ी है। इनका मौका था जब इन्होंने कुछ कोई खास किया नहीं। देखो धनखड़ साहब किनारे हो चुके हैं, कुलदीप वत्स दोबारा से आने वाले नहीं, इनको टिकट शायद मिलने वाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं नया कोई चेहरा दोनों पार्टी से आने वाला है। चेहरे डिसाइड करेंगे, और हम चाहे नए चेहरे नहीं है क्या, हम कोई विदेश से थोड़ी आ रहे हैं। सारे किसानों के बच्चे जब देश में जो है ना हल चला सकते हैं, ट्रैक्टर चला सकते हैं, राज तो इनसे इतना बढ़िया चला सकते हैं कि अंदाजा नहीं लगा सकते। राज तो चला ही सकते हैं हम। इनका क्या वो है उन्हें बताइए, फिर हम वो थोड़ी हर गांव की हर समस्या मुझे ध्यान है, हम हमेशा उसको साथ लेके। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि लोग कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, लोग नहीं कहेंगे भाई जो है ना बिना चुनाव लड़े इनकी प्रतिनिधित्व करते करेंगे। पर लेकिन एक बात नोट कर ले, बादली के अंदर अब वो बातें ख़त्म समझें कि जैसे पिछली तरफ से क्यों जो है ना कोई वैसे षड्यंत्र रच के किसी किसान के बेटे को न आने देना, किसी उसको ना करना, इसके लिए बहुत ही अब ये बातें तो ये भूल जाएं, ये दोनों तो पक्का ही भूल जाएं। बाकी जो है ना देखते हैं। हम बात बता रहे थे कि जैसे दीपेंद्र के कोसली में प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं दीपेंद्र के। कल भी कई साथी मेरे को बता रहे थे। और दीपेंद्र लेकिन भगदड़ मचने वाली है जो ही चुनाव आए, क्योंकि 4-4, 5-5 कैंडिडेट है हर पार्टी कांग्रेस के अंदर। क्यों साहब कोसली से लगा दीजिए, अनिल छालावास है, एक जगदीश जी हैं, एक आधा और भी कोई नया कैंडिडेट यहाँ पे जरूर। आप इसको नेगेटिविटी की तरफ से कैसे देख सकते हैं? आप ये देखो तो इससे तो और अच्छा मजबूत होता है। इतने जिला पार पीछे बीजेपी में ऐसे ही भगदड़ मची थी, आपको याद नहीं हो तो मनोहर लाल जी ने उससे बहुत फर्क पड़ा। सब जहाँ 85 जाने वाले वो 80 पे 40 पे जाके रुक गए, वो उन्हीं की वजह थी ना। हर कैंडिडेट 5-5 और सब 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर चुके, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। उसके बाद एक को टिकट दे दी जाती है, 4 तो भागने स्वाभाविक हैं। पिछले चुनाव की जो बात बताऊं, पिछले चुनाव में बीजेपी के किसान जो कैंडिडेट थे उनके साथ इतना भारी षड्यंत्र रचा गया, चाहे उसमें नारनौंद हो चाहे बादली हो, कि वो खुद ही नहीं समझ पाए कि उनको हराने वाले कौन हैं। धनखड़ को हराने वाले कांग्रेसी थोड़ी हैं, धनखड़ को हराने वाले कौन? मैं बता रहा हूँ वही षड्यंत्रकारी हैं जिन्होंने दीपेंद्र को हराया, उन्होंने धनखड़ को हराया। ये तो कुछ जो है ना वो षड्यंत्र का ही पर्दाफाश करेंगे हम। कुछ आदमी हैं जो पिछली सरकारों में मलाई खा रहे थे, अब भी खा रहे हैं, वो हैं असली षड्यंत्रकारी। तो वो बताओ उनका क्या वो लेना देना होता है। अब जैसे आनंद सागर है, क्या लेना देना इसका बादली से? धनखड़ का भट्ठा इसने बिठाया, दीपेंद्र का भट्ठा इसने बिठाया। तो ऐसे आदमी हर जगह रहते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं, किसी हल्के से कोई लेना देना नहीं। वो आनंद सागर आगे आ जाएगा, वो पीछे हो जाएगा। बताओ ऐसे आदमी जो षड्यंत्रकारी हैं, जो नहीं चाहते। ये क्या हो गया भाई, 3 भाई तुम तो अलग अलग पार्टियों में हो गए, पल्ले तारे कुछ है नहीं, किसी आदमी का भट्ठा बिठा दो, ये गलत है। तो ये बात है। चलो थैंक यू राकेश लामा जी, अधिवक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। बाकी बहुत बहुत आपका। आज मैंने आपको सारी कानूनी बातें बताई हैं, राजनीतिक मंच पर राजनीतिक बातें बताएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर। तो हमारे साथ ये राकेश लामा जी अधिवक्ता बने तो खास बातचीत में, और इन्होंने सारी बातें साफ भी कर दी हैं। और कोसली वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री शायद ही सुन रहे होंगे, और बहुत बड़ी विकट समस्या है पूरी कोसली महेंद्रगढ़ तक। सबसे बड़ी विकट समस्या बनी हुई है फ्लाईओवर की। फ्लाईओवर टूटने के कारण गिरा दिया गया। अब वहाँ से वाहनों को 10-12 किलोमीटर लंबा चक्कर लगा के झज्जर दिल्ली जाना पड़ता है। आए दिन आने वाले लोग बहुत दुखी हैं और अंडर पास की मांग कर रहे हैं कि वहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे से अंडर पास बना दिया जाए, वहाँ से गुजर जाए। सारा कोसली हल्का, सारा कोसली बाज़ार, जो व्यापारी वर्ग हैं, अधिवक्ता हैं, सभी ने पिटीशन भी डाल रखी है। तो शायद ही मुख्यमंत्री इस बात को जल्दी ही सुनेंगे और इनकी समस्या तुरंत एक्शन के साथ होगी, हम भी आस करते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।